न्यू चैप्टर ऑफ सीट्यूड। सो नो आज पढ़ेंगे हम गुड निरपेक्ष। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया कि अमेरिका की जो संधि थी जिसका नाम सीटो और सेंटो था। सीटो की स्थापना 1954 में हुई। दोस्तों हमेशा आता है एग्जाम में और आप इसे रटे नहीं। मैंने आपको डेट सिखाई है, ठीक है। 1954 में क्या होता है, सीटो की स्थापना होती है और मैंने उसको आपको फुल फॉर्म बताई थी फर्स्ट वीडियो में। आज हम करेंगे गुट निरपेक्ष का विकास। तो दोस्तों गुट निरपेक्ष का जो विकास है वो विकास होता ही क्यों है, तो देखते हैं कि आप दो ध्रुवीय विष बढ़ जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो महाशक्ति अपना वर्चस्व अपनी विचारधाराओं को लेकर अग्रसर होती हैं। और जो पहले फ्रांस और ब्रिटेन के गुलाम थे, अब वो आज़ाद हो जाते हैं और अब वो ये नहीं चाहते कि हम दोबारा किसी भी गुट का एक पार्ट बने या किसी भी गुट में हम पार्टिसिपेट करें और हमें दोबारा से गुलाम बना दिया जाए। तो नाउ इसीलिए क्या होता है, एक नव स्वतंत्र देश जो होते हैं उन जो नव स्वतंत्र देश होते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं, अब वो दोबारा गुलामी से ना नहीं चाहते। ओके, तो इसीलिए इस गुट निरपेक्ष की स्थापना होती है। गुट निरपेक्ष का मीनिंग क्या है, बेसिकली इसका एक कोई परमानेंट मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं गुट निरपेक्ष का विकास क्या है। नव स्वतंत्र देशों को किसी भी गुट में शामिल ना होने देना या दोनों गुटों से अलग रखना है, बोथ आर सेम। ओके, तो गुट निरपेक्ष की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी। पहली बार हमें देखना होगा कि इसमें 3 लोगों ने इसकी स्थापना की थी 1956 में और इसके संस्थापक जो नीचे दिए हुए हैं। और 1961 में एक प्रथम सम्मेलन हुआ, कहाँ पे, बिलग्रेड में 1961 में। ये डेट याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है और आप एक संस्थापक के नाम तो याद कर ही लीजिए। जैसे मैं आपकी हेल्प करूँगा याद करने में, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको सारी डेट है फिंगर बाय फिंगर आपको याद करवा दूंगा, डोंट वरी। ओके, सो जैसे कि जो इसके गुट निरपेक्ष के जो संस्थापक थे वो भारत के जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रज़ टिटो थे, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर थे और इंडोनेशिया के सुकर्णो थे और घाना के वामे एनक्रोमा थे। तो नाउ जैसे कि आज हमने देखा और ये पढ़ा जो गुट निरपेक्ष के संस्थापक थे उनके नाम। और कहीं ना कहीं गुट निरपेक्ष की आलोचनाएं भी होती हैं। वो हमेशा कुछ आलोचक ये कहते हैं कि भारत ने एक पलायन की नीति अपनाई है। गुट निरपेक्ष का सहारा लेकर वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, लेकिन वो साम्यवादी का हमेशा सपोर्ट करता रहा। लेकिन कुछ आलोचक कुछ जो विचारधारा है वो कहती है कि भारत ने किसी का सपोर्ट नहीं किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों की मदद की। लेकिन कोई भी जो महाशक्ति थी वो भारत को लेकर ना तो खुश थी और ना ही दुख थी। यानी भारत ने एक मध्यस्थता, जिसे कहते हैं एक मिडेस्ट का रोल अपनाया, ना तो किसी गुट में शामिल हुआ और ना ही किसी गुट में पार्टिसिपेट किया। ओके दोस्तों, सुनाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुट निरपेक्ष की कई लोग आलोचना करते हैं और कई लोग ये कहते हैं कि भारत ने एक तटस्थता और पृथकतावाद की नीति अपनाई है। और तटस्थता और पृथकतावाद हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि तटस्थतावाद और पृथकतावाद में क्या अंतर है। सो नाउ वी विल डिस्कस ऑफ पृथकतावाद एंड पृथकतावाद। तो तटस्थता का मीनिंग ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने आप को अलग थलग रखना। यानी अंतर्राष्ट्रीय मामलों, यानी जैसे कि दो महाशक्ति थी तो भारत ने अपने आप को ना दोनों महाशक्ति से अलग थलग रखा, लेकिन नहीं, भारत ने दोनों पार्टिसिपेट किया लेकिन किसी एक में या किसी दोनों में इन्वॉल्व नहीं हुआ। एक तरह की मध्यस्थता की उसने नीति अपनाई, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, सो ये अब क्या होता है पृथकतावाद। पृथकतावाद का मतलब ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को काट कर रखना। लेकिन देखते हैं कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को काट कर नहीं रखा, लेकिन कई विद्वान ये कहते हैं कि
कई विद्वान ये कहते हैं कि भारत ने एक ही पार्टी को सपोर्ट किया है, जैसे कि साम्यवादी टीम में वो भारत शामिल था, लेकिन नहीं, भारत ने क्या किया, वहाँ पर एक मध्यस्थता की नीति अपनाई, किसी की भी गुट में शामिल नहीं हुआ और किसी अन्य देश को ना तो इसको लेने में कोई हैप्पीनेस थी और ना ही क्या इन्वॉल्व करने में। तो उसने क्या किया, एक बीज का रूप लिया, एक तरह का कहते हैं एक मध्यस्थता की नीति को अपनाया, ठीक है। और प्रत्यक्षवाद क्या है, जैसे कि मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय मामलों से कार्य कर रखना, देखते हैं कि भारत ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से कार्य कर नहीं रखा, बल्कि दोनों का सपोर्ट किया, बेसिकली दोनों को सपोर्ट किया। और जो लड़ाई हुई, जो युद्ध वगैरह हुए, जैसे कि कांगो संकट में भी उसने काफ़ी हेल्प की, और जो चीन और सोवियत संघ के बीच जो मुठभेड़ कुछ हो गए थे उसको सुलझाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों से उसने अपने आप को काट कर नहीं रखा, ठीक है। अब देखते हैं कि गुट निरपेक्ष क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, हमेशा आप इसे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक एक पॉइंट इसका समझा दूंगा, डोंट वरी। गुट निरपेक्ष का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है, स्पष्ट कीजिए। मीन्स है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि गुट निरपेक्ष का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है, यानी अपने ये गुट, इसके मैंने आपको बताया, गुट निरपेक्ष मतलब ये नहीं है कि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय अपने आप को अलग थलग रखना या अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, ये धर्म नहीं सिखाता, ठीक है दोस्तों। नहीं, धर्म निभाना भी नहीं है, स्पष्ट कीजिए, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया। और दूसरा क्या है कि जब दोनों महाशक्ति एक अपना वर्चस्व का रूप ले चुकी थी, जब नव स्वतंत्र देश शामिल हो रहे थे, जब नव स्वतंत्र देश ब्रिटेन और आपका ब्रिटेन और फ्रांस से जब नव स्वतंत्र देश आज़ाद हुए, तो उस समय दोनों महाशक्ति ये अपना फोर्स दिखा रही थी कि तुम मेरी टीम में शामिल हो, तुम मेरी टीम में शामिल हो, और मतलब जबरदस्ती उन्होंने अपनी अपनी टीमों में उनको शामिल किया था, ठीक है। तो क्या और कह सकते हैं कि अच्छा कह सकते हैं कि अगर ये दोनों महाशक्ति हैं, तो छोटे छोटे देशों को उन्होंने अपनी टीम में क्यों मिलाया, क्योंकि उनके पास बहुत पावर थी, वो तो कुछ भी कर सकते थे। तो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाशक्ति छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल क्यों करती थी, क्योंकि अगर हम कह सकते हैं कि महाशक्ति तो एक पावरफुल कंट्रीज थी, तो उनको ऐसी क्या नीड हुई, उन्होंने छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल क्यों किया। तो कुछ स्लाइड में मैंने आपको आंसर दिया हुआ है, देखते हैं अब कि दिखाया गया है कि महत्वपूर्ण संसाधन हैं छोटे छोटे देशों के पास, जितने भी महत्वपूर्ण संसाधन थे, जैसे कि बात करते हैं तेल की, खनिज की, पेट्रोल की इत्यादि मात्रा में, उनके पास अत्यधिक मात्रा में क्या थे, तेल थे, और तेल के सोर्स थे, खनिज व्यवस्था थी, ये सारे उनके प्रचुर मात्रा में उनके पास उपलब्ध थे। इसीलिए महाशक्ति जो छोटे छोटे देशों को अपने में मिलाती थी, ठीक है। और भू क्षेत्र, क्योंकि छोटे छोटे देशों के पास अपना अपना एक भू क्षेत्र होता था, ठीक है, ताकि वहाँ से जो महाशक्ति हैं अपने अपने सैनिकों का संचालन कर सके, ठीक है, यानी हथियारों का संचालन कर सके और अपने सैनिकों पर नज़र भी रख सके, ओके। और दूसरा क्या, सैनिक ठिकाने, यानी सबसे इम्पोर्टेंट क्या, सैनिक ठिकाने। इसीलिए वो महाशक्ति जो है छोटे छोटे देशों को अपने में मिलाती थी। क्या था मैं इम्पोर्टेंट, सैनिक ठिकाने, यानी महाशक्ति जिससे कि एक दूसरे पर फुली रूप से जासूसी कर सके, यानी वो वहाँ पे क्या कर रहा है और वहाँ क्या चल रहा है। तो क्या है कि ऐसी सारी व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए, इन सारी फैसिलिटीज़ को देखते हुए महाशक्ति ने इन छोटे छोटे देशों को मिलाना एक नीड समझी उनकी, ये उनकी एक तरह का बोल सकते हैं इनकी रिक्वायरमेंट थी इस चीज़ की, ओके दोस्तों। सो फोर्थ पॉइंट में लिखता हूँ अभी, जस्ट वेट। और देखते हैं कि चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च करने में
महाशक्तियों की मदद कर सके। इसीलिए महाशक्ति ने क्या किया, अपने गुटों में इन छोटे छोटे शहरों को शामिल किया, जिससे कि उनकी आर्थिक रूप से उनकी मदद हो सके और अपने जो एनिमीज हैं, शत्रु हैं, उन पर पूर्ण रूप से शिकंजा कर सके। और आर्थिक मदद और भू क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इन छोटे छोटे देशों को अपने गुटों में शामिल किया। सो नाउ ये आपका सेकंड वीडियो है ये, और थर्ड वीडियो भी बन सकती है क्योंकि इट इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर। Okay, so now thank you so much for watching my video. Thank you. Keep watching this video. So don't forget like, share and subscribe also, because